नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। न्यूज 18 ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो न्यूज 18 के हाथ वो किताब लगी जिस पर सवाल खड़े हुए थे। किताब है तालीमुल इस्लाम। इस किताब को जब न्यूज 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकलकर आ गई। देखिए रवि एस नारायण की यह खास रिपोर्ट। मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जिस ढंग से इस पर सवाल खड़ा किया गया है और जिस पुस्तक को लेकर कि तालीम इस्लाम जो है उस पुस्तक को जो पढ़ाया जाता है उस पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है, इसकी हकीकत जब जानने के लिए हम लोग पहुंचे तो वो किताब हमारे हाथ लगी। और आपको बता दूं कि ये किताब हमारे पास है तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। और इस किताब में अगर आप जाएंगे तो पहले पन्ने में यहाँ जो अपनी बात लिखी हुई है वहाँ पे लिखा गया है कि यह एक मकबूल किताब है, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को मजहबी तालीम के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह किताब छोटे छोटे हर उम्र के आदमियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है और इसमें हिंदी जानने वाले भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इसी मकसद से इसका हिंदी एडिशन भी छापा जा रहा है। तो ये उर्दू में जो किताब है वो भी है और इसे हिंदी में भी छापा गया है जो हमारे हाथ में है। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। ये जो सवाल हैं इन्हीं सवालों को लेकर के लगातार जो है खड़े हो रहे हैं विवाद कि आखिर जो मुसलमान मानते हैं या अल्लाह ताला को सिवा दूसरे को मानते हैं उसे काफिर क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है। तो देखिए एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो का बयान आता है। उस बयान के बाद ही इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पूरी जानकारी आने के बाद सरकार इस पर कदम उठाएगी। ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए इस तरह के रिपोर्ट हम देखे नहीं हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आज देश की जनता जो मालिक है, जो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, भारत के भविष्य के लिए अपनी कमाई का टैक्स देता है, कर देता है, उस पैसे से आज विद्यालय चलता है, मदरसे चलते हैं, कई तरह की योजनाएं चलती है और इस पैसे का कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टरवाद पैदा करने का ये मानसिकता कतई उचित नहीं है और ये पूरी जानकारी आने पर सरकार कदम उठाएगी और ऐसे मानसिकता को बढ़ाने वाले पर कार्रवाई भी होगी। तो डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उनको तो आपने सुन लिया, लेकिन मदरसा बोर्ड के सचिव क्या कह रहे हैं? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कट्टरपंथ की पढ़ाई क्यों होती है वहां पर जब सरकार फंडिंग करती है जिसमें सभी के टैक्स की गाढ़ी कमाई लगती है। क्या कह रहे हैं मदरसा बोर्ड के सचिव, जरा उन्हें भी सुनिए। जा रही है जहाँ पे सरकार फंड देती है उसके विकास के लिए, सरकार पैसा देती है, वहाँ पे ऐसे पढ़ाई आपको जायज लगता है? देखिए अब ये तो एक परंपरागत शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, जो बहुत पहले से चल रहा है और इस पर जो है
अभी किसी तरह का हम लोग को रिपोर्ट राष्ट्रीय जो बाल संरक्षण आयोग का है प्राप्त हुआ नहीं है। अगर प्राप्त होती है तो सरकार उस पर निर्णय लेगी, उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अब मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ सर, मैं प्रूफ के तौर पर आपको किताब दिखा रहा हूँ। ये किताब है और यहाँ पे सर लिखा हुआ है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे काफिर कहते हैं। तो ये आपके सामने सबूत है सर, क्या कहेंगे ऐसी शिक्षा जो। अब देखिए, अब ये जो इस्लाम की पैदाइश हुई है उस वक्त से ही दो ध्रुव थे, एक इस्लाम के मानने वाले थे, एक नहीं मानने वाले थे। उस वक्त ही कहा गया था कि जो नहीं मानते हैं वो काफिर शब्द का अर्थ ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है। तो उसी को इस किताब में लगता है कि लिखी गई है। तो सईद अंसारी साहब कह रहे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। सवाल ये कि जब मदरसा में पढ़ाई होती है जिसमें कि हिंदू बच्चे भी अब मदरसे में जाकर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उन्हें क्या यही शिक्षा दी जाएगी? हालांकि उनका जवाब संतोषजनक नजर नहीं आया। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस पूरे बयान को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, समझने की भी कोशिश की कि आखिर ये काफिर शब्द का मतलब क्या होता है। रवि, सचिव साहब भी कुछ खुलकर नहीं कह पाए। जी बिल्कुल, और एक ढंग से परेशान जरूर दिखे। और सबसे बड़ा सवाल है विवाह की, देखिए जहां पे सरकारी फंड मिलता हो, जहां से सरकार से पैसे दिए जाते हो, जहां पे बच्चों की पढ़ाई होती हो, वैसे अगर मदरसों में नफरत की पढ़ाई की जाए, कट्टरपंथ की पढ़ाई अगर कराई जाए तो सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये बातें सामने निकल करके आई और जिस ढंग से यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष उन्होंने बात लिखी, तो इसमें जो पड़ताल है वो हमने शुरू की। और न्यूज 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो देखिए ये किताब जो है वो हमारे हाथ लगी। ये एक उर्दू में लिखी हुई किताब है, तालीमुल इस्लाम। इसी का अब हिंदी वर्जन भी किताब आया है, जो दोनों पुस्तकें जो हैं वो हमारे पास है। और इस तालीमुल इस्लाम के पेज नंबर जब 9 में आप जाएंगे तो पूरे की पूरी जो वाक्य है, पूरे के जो पूरे बातें हैं वो वहाँ तफसीर से सवाल जवाब के शक्ल में दिया गया है। और जो स्क्रीन पर भी हम लोग दिखा रहे हैं, सवाल यही उठता है कि जो ऐसी पढ़ाई जहाँ पे बताया जाता है कि गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हैं, उसे सजा मिलेगी या सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम जो शब्दावलियां हैं वो कहीं न कहीं ये बताता है कि कट्टरपंथ और एक दूसरे के मतभेद पैदा करने वाले हैं। बिल्कुल रवि, चूंकि कानूनगो जो कह रहे हैं वो कई तरह के फैक्ट्स रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं बच्चों को, सरकार की तरफ से फंडिंग होती है, वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। किताबों का पब्लिकेशन भी, कई किताबें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। जी बिल्कुल, और सवाल जो खड़े किए हैं उन्होंने, और इसी के जवाब हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जब सिलेबस चेंज किया जाता है, जब सरकारी संस्थान होते हैं जहां सरकार का पैसा लगता है, वहां पे जब अगर कोई सिलेबस डाला जाता है तो वो सिलेबस यूनिवर्सल होना चाहिए और ऐसा सिलेबस जो सबको पढ़ाई जा सके और संवैधानिक हो, जो सबके आपस के बीच के जो है वो भाईचारा का संदेश देता हो। लेकिन इस किताब में जो अगर पढ़ाई जाती है, जिसमें कुछ शब्द जिस ढंग से दिए गए हैं वो निश्चित रूप से एक ढंग से कहें कि नफरत फैलाने वाली या बांटने वाली बात जरूर क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है रवि जो ये मॉनिटरिंग करता हो कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाने योग्य है या नहीं है, किस तरीके के दायरे में? क्योंकि हम जब बुक्स को देखते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तय किए जाते हैं कि बच्चों की मानसिकता के हिसाब से बच्चों के सिलेबस क्या होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। तो क्या कोई मॉनिटरिंग ऐसी कोई संस्था है? देखिए किसी भी क्लास की अगर एक पुस्तक लिखी जाती है और सिर्फ पुस्तक नहीं, उसके अगर एक भी चैप्टर अगर लिखा जाता है तो तमाम उसके लिए एक बोर्ड बनी होती है और बोर्ड कई उसमें विशेषज्ञ होते हैं, उसको शामिल किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पे कौन सी सिलेबस, कौन सी चीजें उसमें पढ़ाई जा रही है। अगर उसके बावजूद ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जब सिलेबस लाया गया था, कई साल पहले लाया गया था
और जब वो सिलेबस लाया गया था तब से अब तक पढ़ाई जो है वैसे ही चली आ रही है। जरूरत इस बात की है कि सिलेबस में अगर कोई चीजें गैर कानूनी है या फिर कोई नफरत फैलाने वाली चीजें हैं जो जहां पे सवाल खड़े होते हैं उसे रिव्यू करना चाहिए। और बिल्कुल रवि, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मदरसों में अगर मुस्लिम बच्चे भी सिर्फ पढ़ते हो, हालांकि अब तो मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यहां तक ये भी बहुत बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हो तो उन्हें ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ाई जाए कि भाई आप अपने धर्म को ही सब कुछ मानिए और इसके अलावा जितने लोग हैं वो काफिर हैं, उनके प्रति आपकी भावना दूसरी तरीके की होनी चाहिए। ये किसी भी राष्ट्र के या राज्य के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। ये उस लिहाज से भी गलत दिखता है। दूसरे लिहाज से देखा जाए, अगर वहां पर मुस्लिम बच्चों के अलावा दूसरे धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उनके दृष्टिकोण, उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं होना चाहिए। इसकी भी सीधे तौर पर अवहेलना दिखती है। कि बिल्कुल देखिए, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे छात्र पढ़ते हैं, उनकी अगर मानसिकता को आप समझें, उसके जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल एकदम कोरे कागज की तरह है। आप जैसे पढ़ाएंगे, जैसे शिक्षा देंगे, वैसा उसका संस्कार बनेगा, वैसी उसकी समझ बनेगी। तो जरूरत इस बात की है कि उसकी शिक्षा आप कैसी दे रहे हैं ये भी सोचें। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो काफिर को लेकर के। विशेषज्ञ जो कहते हैं कि काफिर शब्द की जो व्याख्या है वो अलग ढंग से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अरबी शब्द है और काफिर का मतलब, जैसा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वैसा नहीं है। काफिर का मतलब होता है कि अपने ईमान को नहीं मानते हैं वो काफिर है, लेकिन काफिर का मतलब दुश्मन नहीं होता। ये व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक बात और बता दूं कि बिहार में भी मतलब कई हजार मदरसे चल रहे हैं। कुछ मदरसे वैसे भी हैं जो बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मदरसों में, वैसे मदरसों में अगर ऐसी नफरत की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है तो ऐसे सिलेबस को बदलना चाहिए, तत्काल बदलना चाहिए। यूनिसेफ की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि कानून को ये कह रहे हैं कि भाई कट्टरपंथ को जो बढ़ावा देने वाली सोच है उसमें यूनिसेफ की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। यूनिसेफ पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी थी और जो शामिल करने की जिम्मेदारी थी, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, वो यूनिसेफ की थी। और यूनिसेफ जिस ढंग से उसकी भूमिका इसमें रही है, तमाम चीज़ों को चलाने में यूनिसेफ हमेशा कई संस्थाएं चलाती है, कई काम करती है। लेकिन इसमें जो कानूनगों ने जो सवाल खड़ा किया है कि यूनिसेफ ऐसे कैसे कर सकता है जब ऐसे चीज़ें उस सिलेबस में डाला जा रहा है, तो आखिर वो विशेषज्ञ की टीम कौन थी, किन लोगों को शामिल किया गया था कि इस चैप्टर को इस ढंग तरीके से डाला जाए, या फिर इसे फिर से बदलने की जरूरत है। ये तमाम सवाल जो है यूनिसेफ पे खड़े हो रहे हैं अभी। बिल्कुल रवि, यहीं तक सवाल नहीं है, सवाल ये भी कि कानूनगो तो अब बड़ी सख्त शब्द में ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू बच्चों का दाखिला ही वहां मदरसों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके अपने धर्म के विरुद्ध वाली शिक्षा दी जा रही है, उनकी भी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर भी विराम लगना चाहिए। क्या इस दिशा में जब सवाल आपकी तरफ से उठाए गए तो कोई जवाब मिला संतोषजनक? देखिए, जब इसकी पड़ताल शुरू की तो वहाँ से मदरसा में भी गया। मदरसा में भी जो तमाम लोग हैं पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी जो जवाब था वो बिल्कुल साफ तौर पर नहीं था और एक ढंग से कहें तो बचने की कोशिश थी और काफिर शब्द को समझाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं अगर मदरसा बोर्ड जो सरकारी चलाती है उसके जो सचिव हैं वो भी गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई पड़े। उनका कहना है कि बाल संरक्षण आयोग से अगर कुछ लिखित हमारे पास आएगा या कहा जाएगा तो उस पर बैठक करेंगे। उनको मैंने साफ तौर पर ये सबूत दिखाया कि ये किताब आपके सामने है जो अभी तक उन्होंने नहीं देखी थी। मैंने कहा कि मेरे हाथ में आपको एक एक बात सामने दिखाता हूँ, अब आप बताइए कि ये क्या सिलेबस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि इस बात पर सरकार बैठेगी, बैठ करके इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई स्पष्ट जो है एक ढंग से कहें कि आश्वासन उन्होंने नहीं दिया अभी तक। बिल्कुल, सवाल का जवाब स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इससे बचने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। कोई इस पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। और सवाल ये भी कि क्या आज न्यूज़ 18 ने जब इसकी पड़ताल की है तब ये सवाल लोगों के सामने है, या सवाल था लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा था? क्या ये सचमुच समाज के लिए और नौनिहालों के लिए घातक है? इस पर विचार होने की जरूरत है, इंसानियत के लिहाज से सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए।
और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार और बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि बंगाल में बने आधार कार्ड के फिर से जांच होनी चाहिए। वोट बैंक के लिए अवैध लोगों के भी आधार कार्ड बनाए गए हैं। देश के लिए यह बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हो सकता है। तो देखिए, जो पोस्ट किया गया है गिरिराज सिंह की तरफ से, बंगाल में बने आधार कार्ड की फिर से जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, वोट बैंक के लिए अवैध लोगों के भी आधार कार्ड बना दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बनने वाला है, बन चुके हैं। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर बहुत गंभीर होकर देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए का एक षड्यंत्र के तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में उनके आधार कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली में जो मेड सर्वेंट हैं महिलाएं, वो बांग्लादेशी घूम रही हैं, काम कर रही हैं। आधार कार्ड अपनी होवे न तो वो बोलती है बांग्लादेश की बांग्ला में कि है और दिखाती है। और बंगाल में इस पर एक गहन जांच की जरूरत है। ममता बनर्जी वोट की लालच में अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दी, जो भारत के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर एक जांच होनी चाहिए आधार कार्ड। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में आधार कार्ड जांच की बात कहकर एक सियासी बहस को छेड़ दिया। ये एक नई सियासी बहस है जो इस वक्त अब छिड़ चुकी है। जेडीयू ने इस मामले में गड़बड़ी की जांच की बात कही तो महागठबंधन ने बीजेपी पर हिंदू और मुस्लिम करने का आरोप लगा दिया। माननीय गिरिराज सिंह जी को अगर इस प्रकार की जानकारी कोई है तो पूरी तथ्यों के साथ बंगाल में जो आधार कार्ड के संबंधित उन्होंने दावा किया है, इसकी पूरी तथ्यों के साथ खुलासा करना चाहिए। वैसे अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो बिहार एक रोल मॉडल स्टेट के रूप में देश को रास्ता दिखा रहा है और बिहार के मार्ग पर ही पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है। आधार कार्ड क्या ये जांच करेंगे? पहले जो जांच होना चाहिए वो जांच तो हो ही नहीं पा रही है। मणिपुर जैसे राज्यों में घटना घटती है, बीजेपी शासित राज्यों में घटना घटती है तो बीजेपी चुप हो जाती है, और जब विपक्ष की जहां सरकार है वहां बीजेपी खूब संवेदनशील हो जाती है। ये इस तरह के मामले में धर्म को जोड़ करके सियासत नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बयान बीड़ों में सबसे बड़ा नाम माननीय गिरिराज सिंह जी का है। वो जाने ही जाते हैं बयान देने के लिए, कर्म उनका कुछ भी नहीं। अरे भाई, सरकार आपकी है, केंद्र में आधार कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ी पाई जा रही, कहीं भी पा जा रही, कहीं भी पूरे देश में, तो आप उसको जांच कराएं और जांच करा के उसको ठीक कराएं, और ये सारे तो कंट्रोल आपके हाथ में है। खबर वैशाली से, जहां 72 एकड़ में लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रही बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण करने के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और मुख्य स्तूपा सहित सभी निर्माण कार्य का उनकी तरफ से जायजा लिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर बौद्ध धर्म मक्का कहे जाने वाले इस बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का काम कई वर्षों से चल रहा है, जिसका निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन अब निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसीलिए उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस संग्रहालय का जल्द ही उद्घाटन भी हो सकता है। इसमें मुख्य स्तूपा के अलावा मेडिटेशन सेंटर, मीटिंग हॉल, गेस्ट हाउस सहित कई तरह के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सीएम के साथ भवन निर्माण मंत्री और डीएम सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।